बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल इस तरह से है कि KP के बल्दियाती इंतखाबात में JUI इस वक्त फ़िलहाल सूबे की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी है। इससे पहले ऑपोजिशन के बड़े बड़े जलसे PTI हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च PTI हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अदम एतमाद की तहरीक से लेके सेनेट के मार्के तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही। शेख रशीद साहब खुद ये कहते रहे कि ऑपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसके तो रिंग पिस्टन बैठे हुए। लेकिन मुल्की तारीख में ये जो बदतरीन महंगाई हुई थी, इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इंतखाबात में फिलहाल शिकस्त का सामना हुआ है। जितनी जगहों पर इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला समझे जाने वाला KP के जो सूबा है उसमें शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो नताइज है उनका अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो फिलहाल जो पोजीशन है उसमें JUI 18 सीटों पर जीती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 सीटों पर जीती है, आज़ाद उम्मीदवार 13 सीटों पर, ANP 9 सीटों पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2 सीटों पर, जमात इस्लामी 1 सीट पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 1 सीट पर। सिचुएशन यह है कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के अलावा मर्दान, कोहाट, बन्नू जैसे अहम शहर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, जहां मेयर के लिए PTI का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। मर्दान में ANP का उम्मीदवार जीता है, जबकि पेशावर, बन्नू और कोहाट में JUI का उम्मीदवार जीता है। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने आज? सुन, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस हम नहीं है तुलुए सहार से, अब तुलुए सहार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज अपने बरकत के साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जाली हुकूमत थी और अगले इलेक्शंस में उनको लगता है कि वो जीतेंगे। ये उसके बावजूद है कि मौलाना फजलुर रहमान का अपना रिकॉर्ड कोई इतना खास नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि 1993 में मौलाना फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत पे इस बात पर तनकीद की कि औरत की हुक्मरानी जो है वो हराम है इस्लाम में। ये मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था उस टाइम पर। लेकिन बाद में उसी दौरे हुकूमत में ख़ारजा अमूर की कमेटी के सरबराह बन गए। उसके अलावा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे 10 साल मौलाना फजलुर रहमान साहब, और भी बहुत सारी हुकूमतों में शराकतदार रहे इक़्तिदार में। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो इस लेवल पे नहीं थी कि अवाम जो है उनको दोबारा से इक़्तिदार में लाते, और इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान अब कुछ अरसे से अपोजिशन का हिस्सा थे। मरियम नवाज साहिबा भी फाल है। उन्होंने ये कहा, जी ट्वीट में आपसे शेयर करता हूँ कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर। 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, कानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। ये ऑपोजिशन कह रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकी जो रहनुमाएं, उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात में किसी तरह हम जीत जाएं। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो यहाँ तक धमकी भी दे दी थी कि अगर शिकस्त हुई तो फिर फंड्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। क्या कहा था अली अमीन गंडापुर साहब? बल्दियात यूनिवर्सिटी फैसल अली खान गंडापुर को हुकूमत तहरीक इंसाफ दी है। मेरे पिता ने वोट मंगा पिया कुछ जगह लोग जीत गए, इन्हें को काम ना छोड़ फंड ना छोड़ ये बल्दियात को तफसर बढ़ गया ना। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह च उस मंगा सिर्फ चिकम टेंडर करी द डाई एर प्रपोक मंगने में टेंडर प्रोसेस की किताब जनरल टोल वर्क कर शुशी के खैरी और देना 70 करोड़ रुपए मात्र असम प्रतिदिन दिमाग पर ख्याल डाल है कि हारिन कौंसल लबा द स्पेशल पैकेज और कोमा और खबर यूनियन कौंसल द टोल वर्क करानो पर खबर और कोमा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब और असद कैसर साहब की मुबैना ऑडियो फंड्स के हवाले से उसकी ट्रांसलेशन भी आप देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नताइज कोई अच्छे नहीं आए हैं। ये उसके बावजूद है कि इमरान खान साहब ने खुद पेशावर का दौरा किया था 2 हफ्ते पहले इंतखाबात से, और क्या कहा था उन्होंने वहाँ पर जलसे में? अपने सारे MPs को और मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ये जो हमारा एहसास है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम, क्योंकि इस वक्त जिस तरह लोगों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का, तो आप ये सारों को ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब आप सबको कहें MPs मिनिस्टर्स के अपने हलकों में जाएं
और ये लोगों को क्या रजिस्टर करें इसके ऊपर। आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बार KPK से जीती थी आम इंतखाबात, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये हमारी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की वजह से है कि हम दोबारा इलेक्शंस जीते हैं। हमने क्योंकि कारकर्दगी दिखाई थी, इस वजह से तारीख में पहली दफा हुआ है कि KPK के अवाम ने एक ही पार्टी को दूसरी दफा वोट देकर इक्तदार में लेकर आए हैं। क्या कहा था इमरान खान साहब ने तब? एक बारी देता पख्तूनख्वा, तो उसी पख्तूनख्वा ने 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट दी 2018 में। और उसकी वजह क्या थी? पख्तूनख्वा के लोगों ने इसलिए वोट दी कि वहां लोगों में, आम लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इमरान खान जो 2018 में कह रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से वो पख्तूनख्वा जो एक बार हुकूमत में लेकर आता है, हमें दूसरी बार हुकूमत में लेकर आए, तो क्या इस बार परफॉर्मेंस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने ग्रास रूट लेवल पे बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है? हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफजई साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि अभी तक के जो नताइज हैं, फिलहाल सूबे की सबसे बड़ी जमात जो है वो JUI उभर कर सामने आई है, तो क्या वजह है? क्योंकि महंगाई का जिन बोतल में बंद नहीं हो सका, और जिस तरह से वफाकी वज़रा बयानात देते रहे हैं कि जी अगर 3 रुपए की गोली 7 रुपए में मिल जाए तो क्या इतना फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि अवाम ने इन बातों को बहुत संजीदा तौर पर लिया है, महंगाई को, दीगर मामलात को, आपकी कारकर्दगी को, जिसकी वजह से आज के जो नताइज हैं वो ये हैं जो कि हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि पूरे सूबे के तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुए हैं। ये तो 17 अजला के इलेक्शन है और उसमें भी हम तकरीबन बराबर चले गए हैं। और क्योंकि अभी आधे सूबे के इलेक्शन होना बाकी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा वोट बैंक फिर भी बड़ा है। अगर आप देख लें तो जिस पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा है तो PTI के खिलाफ लड़ा है, तो PTI और वोट जो है या PTI का हामी था या PTI एंटी PTI था, तो ये 2 किस्म के वोट थे। तो इसमें थोड़ा सा जो जहाँ मुझे नज़र आता है, एक तो जो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे यूथ के जो लड़के थे वो भी इलेक्शनों में हिस्सा आज़ाद हैसियत में खड़े हुए, तो बड़ी तादाद थी। क्योंकि ये इलेक्शन निचले लेवल के इलेक्शन थे, विलेज काउंसिल लेवल के इलेक्शन थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पे ये इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हर घर के सामने जो घर है ना, उससे एक उम्मीदवार आपको नजर आता, और हजारों नहीं, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तादाद ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन थे। जी तो एक तो ये हुआ कि वो आपस में इलेक्शन लड़े। तो फिर अवाम बैठे हुए हैं ना शौकत यूसुफजई साहब, ग्रास रूट लेवल पे तो अवाम बैठे हुए, और अवाम को तो फिर जो भी आपकी कारकर्दगी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपका एक शॉट भी चलवाया जिसमें आप कह रहे थे कि महंगाई की वजह से लोग नाराज है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है बल्दियाती इंतखाबात में, तो अब क्या उससे आप मुनहरिफ हो रहे हैं? नहीं, देखिए महंगाई तो एक फैक्टर था ना, महंगाई तो उन्होंने जो अपोजिशन ने जिस तरीके से उठाया, लेकिन जो हुकूमत ने और काम किए हैं, क्या महंगाई का तोड़ जो है वो हेल्थ कार्ड नहीं है, 100% इलाज फ्री, मतलब ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और लोगों ने दिल के ऑपरेशन कराए हैं, इवन के लीवर ट्रांसप्लांट हम फ्री कर रहे हैं। महंगाई का तोड़ हमारा एजुकेशन कार्ड आ रहा है, चीनी क्या हेल्थ कार्ड दिखा के मिल जाती है, आटा हेल्थ कार्ड दिखा के मिल जाता है, घी हेल्थ कार्ड दिखा के मिल जाता है, दाल हेल्थ कार्ड दिखा के मिल जाती है। हेल्थ कार्ड तो अस्पतालों के लिए आप लोगों ने किया है ना। मैं बिल्कुल मानता हूं कि महंगाई भी है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि महंगाई तो एक ग्लोबल रिसेशन है, पूरी दुनिया के अंदर है ना, और सबको पता है इस चीज का। और जाहिर है कोरोना की वजह से जब, और आहिस्ता से जैसे ही कोरोना के वो असरात कम होते जा रहे हैं, महंगाई के असरात भी कम होंगे। ये कोई मुस्तकिल तो नहीं है ना, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जो असल चीज है, ये वो बात है जो आपकी हुकूमत करती चली आई है। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो आप अभी कह रहे हैं ना, आपके तमाम वफाकी वज़रा यही बयानियां लेते चले आए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब आपने शिकस्त को तस्लीम किया, आपका एक शॉट मैंने चला, मैं आपको सुनवा देता हूं, वो शॉट जरा दोबारा सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं वापस आपको। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम तो उस वजह से आप लोग खा रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है महंगाई। पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है और इमरान खान को इस चीज़ का एहसास है। इस शॉट में शौकत यूसुफजई साहब आप ये कह रहे हैं कि 2-3-4 महीने में हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो फिर लोग शायद
बेहतर सोच रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखें जी, मेरी आप तो बुनियादी फैक्टर क्या ठहरा? बुनियादी फैक्टर जी देखिए, बुनियादी फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, महंगाई भी एक फैक्टर है, महंगाई को मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन हमारे पॉलिसियां भी तो हमने दी है ना, इस हुकूमत ने कितनी पॉलिसियां दी है, मैं वो आपको बता रहा था। देखिए, ये इंजमाम, फाटा का इंजमाम, फिर फाटा के अंदर इंतखाबात होना, ये और इसके अलावा हेल्थ कार्ड देना, हमारा एजुकेशन कार्ड आ रहा है, हमारा किसान कार्ड आ रहा है, और फिर सबसे बेहतर ये कि ये जो बलदियाती निज़ाम दिया है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं होगा। और यही इमरान खान का विजन था कि ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात जाए। देखिए, रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है वो एक बात की बात है। अभी तो पूरा आधा सूबे का इलेक्शन रहता है, फिर इसके बाद अभी भी बहुत सारे जगहों पे इलेक्शन का रिजल्ट अभी रुका हुआ है। तो अब ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये आप जरूर पूछे कि वो जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी जो दावे करती थी, पीपल्स पार्टी, उसने कितनी सीटें ली है? कोई सीट नहीं ली। नून लीग जो कहती है कि जी बस हम तो चारों सूबों में हमारे पास वो है, उनसे पूछे जी वो कहाँ है? उन्होंने 2 सीटें ली है। आपकी पार्टी का किला समझा जाता है ना सर, अभी भी के, तो आपकी पार्टी का किला समझा जाता है। 2018 में इमरान खान साहब ने, जब आप लोगों ने दूसरी बार हुकूमत बनाई केपीके में, तो फिर खान साहब ने ही कहा था ना कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हमें लोगों ने वोट दिया और दोबारा हमने हुकूमत बनाई है। लेकिन इस बार ये जितनी भी बातें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, फाटा का इंजमाम और दीगर जितनी भी बातें, इन तमाम बातों के बावजूद ग्रास रूट लेवल पे बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने आपको वोट नहीं दिया अक्सरियत में। इसका मतलब यह है कि लोग आपकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। देखिए, अगर आप पीटीआई का वोट देखें और जो पार्टियां जीती हैं उनका वोट देखें तो आपको पता चल जाएगा। जहां पे हमारा उम्मीदवार हारा भी है ना, तो उसके दूसरे, तीसरे, चौथे पे भी पीटीआई वाले आपको नजर आएंगे। तो उन्होंने भी इमरान खान के तस्वीर के ऊपर वोट लिया है। जो आज़ाद खड़े हुए उन्होंने भी इमरान खान के नाम पे कैंपेन चलाई है। तो हमारे जो है ना, जिस तरह खान साहब कहते थे कि पीटीआई को पीटीआई हरा सकती है, तो वही चीज़ हमारे साथ हुई है। आप देखें, जहाँ पे हमारे कैंडिडेट के आगे पीटीआई के लोग नहीं खड़े थे, वो हम आराम से जीत गए। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, वोट बैंक देखा जाता है। ठीक है, हम आप ये कह रहे हैं कि जो आजाद कैंडिडेट्स हैं, हमने वो गलतियां, उस गलतियों से हम सीखेंगे, हम आगे कोशिश करेंगे। जो आजाद कैंडिडेट्स हैं, आप कह रहे हैं वो भी पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। वो पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं है शौकत यूसुफजई साहब, वो आजाद कैंडिडेट्स हैं। वो आजाद कैंडिडेट्स, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है और आजाद हैसियत से इलेक्शन जीता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं। आजाद को तो आप अपनी पार्टी में साथ शामिल ना करें। नहीं, देखिए, मेजॉरिटी आपको पता है हमारा यूथ है, और ये विलेज काउंसिल लेवल से ये इलेक्शन शुरू होते हैं। तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी यूथ जो है वो अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हो गए, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। अब ये देखिए, ये ऐसी हकीकत है कि ये आपको जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसमें भी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो सकी। ये तो फिर आपकी पार्टी का पुराना प्रॉब्लम है कि टिकटों की तकसीम ठीक नहीं होती है, मुनसिफाना नहीं होती है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद वो आजाद हैसियत में खड़े होते हैं, वो जीत जाते हैं। जिसको आप टिकट देते हैं वो हार जाता है। तो फिर अपनी मैनेजमेंट दुरुस्त कर लें टिकटों की तकसीम की, क्योंकि नुकसान तो पार्टी को ही हो रहा है। देखिए, ये हर पार्टी के अंदर होता है, आपको पता है कि, और फिर इतने निचले लेवल पे, वो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में तो ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन इतने निचले लेवल पे जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि हर आदमी इस उम्मीद पे होता है कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमारे साथ यही हुआ है कि हमारे ज़्यादातर यूथ जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये भी है, और ये हमारे लिए ऐसा है कि ये आप समझ रहे हैं कि बुनियादी फैक्टर है, ये बुनियादी वजह है, ये आप समझ रहे हैं कि बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो तकसीम थी उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। जहां तक कारकर्दगी की बात है या महंगाई की बात है, आटे, चीनी, दाल, चावल के भाव की बात है, उसका इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ख्याल में इन इंतखाबात के रिजल्ट्स में? मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई है, बिल्कुल है। वो खान साहब भी इसको एडमिट करते हैं और उसके लिए एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि यूथ जो है वो बड़ी तादाद में खड़ी हुई, और ये हकीकत है, ये कोई वो बात नहीं, मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ। एक सीट पे 5-5, 6-6, 7-7 बंदे उम्मीदवार सामने आ गए, और ठीक हो गया। लेकिन आप ये कह रहे हैं, शौकत साहब,
आप ये कह रहे हैं कि महंगाई एक फैक्टर है, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम में इंट्रो में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के भी और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब के भी वो शॉट चलाए हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो ज़मीनी हकायक हैं जो कि एक आम आदमी को मुतासर करते हैं, इमरान खान साहब को उनका सही तरीके से अदराक दिलाया नहीं जाता या है नहीं, जिसकी वजह से वो महंगाई को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, जिसका नुकसान अब बल्दियाती इंतखाबात में KPK में हो गया? नहीं, उन्होंने तो उसके कंपैरिजन करते हुए कहा ना, जो यूरोप के अंदर है, जो यूके के अंदर है। अब यूके के अंदर पेट्रोल कितने का आपको पता है, यहाँ पे कितने का है, उसके आधे के मुकाबले में। तो वो तो उसमें बात करते हैं। जो इस वक्त महंगाई इंडिया के अंदर है वो आप कंपैरिजन कर लें, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे पड़ोस ममालिक है उनकी कंपैरिजन कर लें, तो वो उस हवाले से कि जो ग्लोबल रिसेशन आया, जो कोरोना की वजह से मुश्किलात आई, उससे दुनिया के अंदर माशी उस पर बड़े असरात पड़े हैं। और बदकिस्मती से वो हमारे दौर में वो कोरोना की मुसीबत आई और उससे माशी तौर पर मुश्किलात पैदा हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे और भी बड़े फैक्टर्स हैं, जिस तरह बिजली के जो बिजली घर बनाए गए, हम उनके जो किराए दे रहे हैं, जो 130 अरब से 800 अरब पे पहुंच गया, वो हमारा कसूर तो नहीं था, हमने तो देना है, चाहे बिजली घर चले या ना चले, उनके किराए तो अदा करना है हुकूमत ने। मौलाना फजलुर रहमान तो यहाँ तक कह रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन इंतखाबात के नताइज से साबित हो गया कि पिछले इंतखाबात में धांधली हुई थी और आगे इंतखाबात अगर धांधली ना हुई तो हम ही जीतेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ये सीटें ना लेते हैं तो वो अभी भी कहते हैं धांधली हुई है। अब ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, तो धांधली हुई है तो फिर तो जो यूआई से पूछे कि धांधली क्यों की है। क्योंकि देखें, हमारी हुकूमत थी, हमने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है। वज़ीर आला महमूद खान कल सारा दिन खुद मॉनिटर करता रहा सूरत हाल को। हमने कहीं पे हम कहते थे कि कहीं ऐसे सूरत हाल पैदा ना हो, पुरअमन इलेक्शन हो, क्योंकि निचले सतह पर जो खान साहब की विजन है कि निचले सतह पर इख्तियार जाने चाहिए, उसी के लिए हम कोशिश करते रहे, वही पॉलिसी हम लेकर आए। इसके मुकाबले में अगर आप सिंध का निज़ाम देखें, बल्दियात का निज़ाम, वो किस तरह था, आखिर वक्त तक वो जो नाज़िम आला था वो कहता रहा जी इख्तियारात नहीं। हमने पिछले दौर का हमारा देखें वो कितना कामयाब रहा, हमने सारे इख्तियारात, चाहे वो हमारा मुखालिफ ही क्यों ना था, फंड हमने नहीं रोका। अभी भी हम कमिटमेंट करते हैं कि जो भी लोग आए हैं हम फंड भी उसी तरह जाएंगे। हम चाहते हैं कि निचले लेवल पे लोगों के मसाइल हल हों। यही हुकूमत कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है। सूबाई हुकूमत का काम तो यही हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, इतनी जबरदस्त पॉलिसी थी जी। आखिरी सवाल, व्हाट इज द लेसन लर्न्ड? व्हाट इज द लेसन लर्न्ड? क्या सबक सीखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK के बल्दियाती इंतखाबात से? देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबक सीखती है, जहां उनकी गलतियां होती हैं वो गलतियों को दूर करती है। और हम अपनी पूरी जहां जहां हमसे गलतियां हुई हैं हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। कहीं पे देखें, हमने आपसे जो मेन फैक्टर हमारा था वो हमारा अपना अंदरूनी था कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उस पर फोकस, शायद इतना फोकस हम नहीं कर सके थे। और इंशाल्लाह ताला अंदर कोशिश करेंगे कि पार्टी को इंटेक रखें। और ये खुशाइन बात है कि चाहे जो भी पार्टी वाला जो मुकाबला हुआ है वो उसका मुकाबला PTI से हुआ है थ्रू आउट। अगर 17 के अजला में आप देखें तो फर्स्ट या सेकंड। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात KPK के जो हुए हैं, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें महंगाई कितना बड़ा फैक्टर था। आफ्टर वेलकम बैक टू आवाज़। बात हो रही है KPK बल्दियाती इंतखाबात की, महंगाई के हवाले से भी बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के अवाम के सामने मीडिया के थ्रू ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। आपको याद करा, मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। ये इसके बावजूद था कि 55 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी 100 रुपए से ऊपर चलेगी और एक टाइम पे तो 140 से 160 के दरमियान भी चीनी की फी किलो प्राइस जो है वो रिवॉल्व कर रही थी। 35 रुपए फी किलो मिलने वाला आटा 70 रुपए पे चला गया। बिजली, पेट्रोल, गैस, अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। लेकिन अभी जो इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं इसमें KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हैं वो भी अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से अवाम हमसे, महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। बुरा नतीजा नहीं है, बहुत अच्छा है। बावजूद इसके कि काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त, ज़ाहिर है कि अवाम को कुछ शिकायतें थीं महंगाई के सिलसिले में।
देखिए, अब कह रहे हैं कि अवाम को कुछ शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर अद्वियात की कीमतों में 100 गुना इजाफा होता है, कहा जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 3 रुपए की गोली 7 रुपए में मिलती है, इससे क्या इतना भौंचाल आ जाता है? सुन लीजिए। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हुई है। ये जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपए कीमत थी उसकी 7 रुपए हो गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कीमत आ गई। इस पर मैंने ये भी कहा था कि ये इट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट द चीप मेडिसिन। ये जो उन्होंने कहा कि 3 रुपए की दवाई जो है, वो उन्होंने बताया नहीं कि 3 रुपए की एक गोली मिलती है, पूरा पत्ता मिलता है। अगर एक गोली मिलती है तो एक गोली एक गरीब आदमी ने एक दिन में 2 दफ़ा खानी है या 3 दफ़ा खानी है, तो उसके हफ्ते के बजट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके महीने के बजट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो महंगी अद्वियात हैं उनमें जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वो तो पहली अवाम की पहुंच से बाहर थी। मिसाल के तौर पे 650 रुपए की शुगर की दवाई अगर 1050 में चली जाएगी तो उसका जिक्र भी वफाकी वज़ीर इत्तलात को करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो वो कह रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। अली अमीन गंडापुर साहब का एक शॉट मेरे पास मौजूद है, जिसमें वो ये कहते रहे हैं कि अगर 9% महंगाई बढ़ गई है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप चीनी के 9 दाने कम डालें, रोटी के 9 नवाले कम खाएं। ये भी आपको आज हम बात करते हैं कि चीनी महंगी है। चीनी कितनी महंगी है? 9% इन्फ्लेशन, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से? अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। इसमें भी एक प्रॉब्लम ये था कि अलीमीन गंडापुर साहब ने ये ज़्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि बस 100 नवाले पूरी कौम में 22 करोड़ अवाम के हर फर्द को अवेलेबल हैं, हर फर्द के पास 100 नवाले हैं और उसने 9 नवाले कम कर देने। बट दैट इज़ नॉट द केस। जो अमीर है पाकिस्तान में वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। किसी के पास 100 नवाले तो क्या 1 लाख 1 करोड़ नवाले हैं और किसी के पास 9 नवाले भी नहीं है। तो मसला तो उस आदमी का भाई जिसके पास 9 नवाले भी नहीं है, और जिसके पास 9 नवाले नहीं है उसको अगर आप ये बात कहेंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी ये वही जान सकता है। मुश्ताक गनी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा, वो भी अवाम को ये कहते रहे हैं कि आप 2 की बजाय कुछ अरसा 1 खाएं। तो ये रियाज फतेहाना साहब जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उसके मुताबिक कह रहे थे कि चीनी जो है वो वाइट पॉइजन है, जबकि एक मज़दूर जो है उसकी क्या रूटीन होती है, उसने जब मजदूरी करनी है, फिजिकल एग्जर्शन करनी है, उसको चीनी तवानाई बख्शती है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर किसी का ताल्लुक अपर क्लास से है और किसी के पास बहुत ज़्यादा दाने हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो रोटी कम करेगा और चीनी कम करेगा, तो उसके बाद वो खाएगा क्या? मेरे ख्याल में शुक्र है इन्होंने यहाँ पे कीटो डाइट का जिक्र नहीं कर दिया, या ये नहीं कह दिया कि आप प्रोटीन बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट्स रोटी में कम कर दें, क्योंकि गरीब आदमी कार्ब्स इस वजह से ज़्यादा लेता है, रोटी इस वजह से ज़्यादा खाता है क्योंकि गोश्त के मुकाबले में वो सस्ती होती है। तो जो लोग वज़न कम करने के लिए रोटी कम करते हैं, चीनी कम करते हैं, वो दूसरी तरफ प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं और प्रोटीन वैसे ही इससे बहुत ज़्यादा महंगी है। तो कहाँ की मिसाल कहाँ पे देते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का एक और शॉट मेरे पास मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि महंगाई के तो कुछ फायदे भी हैं, तो वो भी आपको गिनवा देते हैं फायदे अली अमीन गंडापुर साहब की जुबान। चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। फिर जिस दिन वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने सेनेट में कहा था कि सर्दियों में 3 टाइम गैस अवेलेबल होगी पाकिस्तान के अवाम को, मैंने उस दिन ये कहा था कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज दिस। अगर कोई शख्स जो है वो आपके गैस की कीमत देने के लिए तैयार है, वो टैक्स देने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि गैस मेरे घर में आए, मेरा बच्चा गीज़र के गर्म पानी से नहा के स्कूल जाए, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि गैस हर घर में पहुंचे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सर्दियों में 3 टाइम गैस अवेलेबल होगी हर घर को खाना पकाने के लिए। ये उन्होंने तब तो कह दिया कि इसको यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन बाद में वो इससे भी मुकरते हुए नजर आए। बाद में उन्होंने क्या कहा ये भी आपको
सीनियर तज्जिया नगार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मजहर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। केपी के बल्दियाती इंतखाबात जो नतीजा सामने आया है, JUI सामने आई है फिलहाल सबसे बड़ी जमात के तौर पे सूबे की। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो भी नताइज आए हैं इसमें महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना हुआ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है और भी अवामिल है, सिर्फ महंगाई ही नहीं है। महंगाई ज़रूर एक अहम फैक्टर है। 2018 के बाद से मैंने PTI में तंजीम साजी नहीं देखी। PTI के आखिरी जो इलेक्शन हुए थे, जो ख़ुद भी बड़े मुतनाज़ा थे, 2013 के इलेक्शन, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस ही तहरीक इंसाफ में ख़त्म कर दिया गया और वही नामजदगियाँ शुरू कर दी गई जो दीगर जमातों में भी होती हैं। और 2018 में जब PTI ने हुकूमत बनाई तो उसके बाद तो तंजीम साजी पर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई और उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि दीगर सूबों में भी PTI में ग्रुप्स बनते चले गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो रहनुमा थे सफारा हो गए और PTI के मुखालिफ बन गई। और ये हमें हर जगह नज़र आता है, इसकी कुछ निशानदेही, कुछ इंदिया दिया भी है। मेरा ख्याल है इमरान खान खुद इसके ज़िम्मेदार हैं सारी सूरत हाल के, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में PTI को पहली मरतबा कामयाबी हुई, और लेकिन इतनी कामयाबी नहीं हुई और उनको जमात इस्लामी के साथ मिल के इत्तेहाद कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। 2018 में PTI ने 2/3 मेजॉरिटी ली और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि किसी पार्टी ने दोबारा जो है वो गवर्नमेंट बनाई हो एक के बाद। और ये क्रेडिट जो है वो खासी हद तक परवेज़ खटक साहब को जाता है। अब मुझे नहीं पता PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या थी, इमरान खान साहब के जहन में क्या था, लेकिन उन्होंने परवेज़ खटक को इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ का वज़ीर आला नहीं बनाया बल्कि उनको वफाक में वज़ीर दिफा बना दिया। ये इतनी बड़ी सियासी गलती थी क्योंकि परवेज़ खटक सिर्फ यही नहीं कि वो इलेक्शन किस तरह उन्होंने जीते और किस तरह पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग के बड़े मास्टर हैं। और यही वजह है कि वफाक में भी जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की तो परवेज़ खटक सबसे अहम लीडर के तौर पे सामने आते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इमरान खान साहब ने ये फैसला करके एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला बना दिया उनकी जगह, जिसके बारे में बहुत से लोगों के खदशात हैं कि उनके अंदर वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ। और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइफ भी वो इस पर आपसे सवाल करता हूँ मजहर अब्बास साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि बुनियादी तौर पे जो फैक्टर रहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस का रहा, और वफाकी वज़रा जिस तरह से मीडिया के सामने आके अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से स्टेटमेंट्स देते रहे, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 3 रुपए की गोली दवाई अगर 7 रुपए की हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अली मीन गंडापुर साहब ये कहते रहे कि 9 गुना अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो 9 वाले कम खा लें। इसके अलावा और बहुत सारे, मुश्ताक गनी साहब, रियाज फतियाना साहब महंगाई के फ़ायदे भी गिनवाते रहे, अली मीन गंडापुर साहब। तो आपको नहीं लगता कि पीपल हैड दिस सेंटिमेंट कि ये हमारे जो बुनियादी इशूज़ हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन था, उसके हवाले से ये हुकूमत जो है वो थोड़ी इनसेंसिटिव है और उसका नतीजा ये सामने आया? इत्शाम बिल्कुल ठीक है, सिर्फ यही बात नहीं है। देखिए, अगेन आप परसेप्शन पे बहुत अरसे तक नहीं चल सकते। ये नहीं कह सकते 3.5 साल बाद कि जी सारी पिछली हुकूमतों ने ये किया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कुछ तो करें, 3.5 साल में आपने कोई तो परफॉर्मेंस दी होगी। तो आप यही लोगों को बावर कराते रहे कि जी देखें ये सब उनका किया हुआ है, उनकी गंद की हुई है। प्लस खैबर पख्तूनख्वा में इवन करप्शन जो है वो बेइंतहा बड़ी है, और एहतसाब का आपने वहाँ सारा एहतसाब कमीशन था उसको ख़त्म कर दिया। तो ये ओवरऑल सिनेरियो में देखें, और सिर्फ PTI की शिकस्त अहम नहीं है, JUI का राइज बहुत अहम है कि JUI का एक तरीके से रिवाइवल हो गया। JUI जो 2013 और 2018 में उसको बुरी तरह शिकस्त हुई, उसने एकदम अपने आप को रिवाइव किया। और अगर आप देखें 3-3.5 साल में कि इमरान खान की जो ग्राउंड पे ऑपोजिशन की, एक तो वैसे ऑपोजिशन है, जो ग्राउंड पे सही मानों में ऑपोजिशन की है वो JUI ने की है, और इसके उसको उनको उनके समरात उनको नजर आए। इसके अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके उन्होंने काम किया, जलसे जुलूस करते रहे, यहाँ से कटी रही PTI, इन चीज़ों से कटी रही, इन इशूज से कटी रही
कि ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिकल डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ऐन मुमकिन है कि 2 साल बाद जब सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात हो तो PTI एकदम वापस कम बैक कर सकती है PTI, लेकिन उनको बहुत से इक़दाम करने पड़ेंगे। आज शहर के इलाके में आप देखें, पेशावर में JUI का मेयर, और सिर्फ JUI का मेयर नहीं जीता, अगर आप देखें कि नंबर 3 और नंबर 4 पार्टीज ने भी 40-40, 50-50 हज़ार वोट लिए हैं। तो अगर आप ऑपोजिशन के कंबाइंड वोट पेशावर के देखें और फिर PTI का वोट देखें तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इससे ये कहना कि जी आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर लिए PTI के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, मसला ये कि उन्होंने डिसेंट तो शो किया ना, अगर वो उन्होंने खड़े भी हुए और आपको शिकस्त दी। ये मेरा ख्याल है PTI का होम ग्राउंड पे हारना PTI के लिए और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगला आपने PMLN के होम ग्राउंड पे जाके खेलना है। लोकल बॉडीज PMLN के होम ग्राउंड पे जाके आपने पंजाब। ये जो JUI के हवाले से आप बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान का आज का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि इससे आज के बल्दियाती इलेक्शन के नतायज से उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि पिछले इंतखाबात जो थे उनमें धांधली हुई थी और अगले इंतखाबात भी हम लोग जीतेंगे। तो इसका मतलब है कि फिर मौलाना फजलुर रहमान खुशफहमी का शिकार है, गिवन द फैक्ट कि उनका अपना रिकॉर्ड जो है वो अवाम के सामने है। एक बार नहीं कई दफ़ा वो इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, शराकतदार हैं, और उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने है कि कितना परफॉर्म किया, लोगों के लिए कितना काम किया। देखिए, असल चीज़ ये होती है कि आपकी प्रेजेंस कितनी है लोगों के दरमियान। चीज़ ये है कि लोग आपसे अगर आके सवाल भी करते हैं कि जी आपने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, आप गुस्सा भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन वो ये ज़रूर देखते हैं कि ये MNA MP पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें आप, अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उनके MNAs MPAs जो है वो वहाँ मौजूद होते हैं और कॉन्स्टेंस उनके जो वोटर हैं वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और दूसरी जमातें अंदरून सिंध जाके काम ही नहीं करती। तो यहाँ भी JUI, ये बिल्कुल ठीक है कि JUI और जमात इस्लामी की जब 2002 से 2007 तक की गवर्नमेंट रही है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही, लेकिन उसके बाद एक बड़ा स्पेस मिला PTI को। लेकिन लोगों ने देखा वहाँ के PTI जो है वो तकरीबन 8 साल PTI को वहाँ गवर्नमेंट करते हुए हो गए, लेकिन लोगों को उसके समरात नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, एक थॉट आपको सुनवाना चाहता हूँ। मजहर अब्बास साहब, जरदारी साहब का आज एक तकरीर का शॉट है, वो आपको सुनवाते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। और अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। क्या कहेंगे मजहर अब्बास साहब इसके हवाले से? इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर हम मुल्क को संभालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नहीं, दो नहीं, कई दफ़ा इक़्तिदार में पहले आ चुकी है, तो मुल्क को संभाल लेंगे, इन हालात को संभाल लेंगे, आज जो मईशत की सूरत हाल है इसको संभाल लेंगे। एंड गिवन द फैक्ट कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, करप्शन अपने अरूज पर होती थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स भी ये कहती थी, कर्जे में भी इजाफा हो रहा था, मामलात ऐसे ही थे, कोई बेहतरी तो नहीं थी। इस टाइम इम्पोर्टेंट बात यह कि जरदारी साहब में ये एतमाद कहाँ से आ रहा है? जरदारी साहब इतने पुरएतमाद क्यों नज़र आ रहे हैं? उनकी अगर आप उस वक्त की तकरीर देखें जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की थी, तो ये कमोबेश उससे बड़ी माइल्ड सी स्पीच है, लेकिन इसमें मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग वो दे रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो मैसेज दे क्यों रहे हैं। वो उन पे बड़े सीरियस चार्जेस। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे OIC के तनाजुर में मसला अफगानिस्तान की आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। खबर ये है कि इस्लामाबाद में OIC का जो इजलास हो रहा था उसमें इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान की इमदाद के लिए मुत्तफिक हो गए और ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड के नाम से एक फ़ंड कायम किया गया है और ये फ़ंड इस्लामी तरक्याती बैंक के ज़ेरे तमाम काम करेगा। सऊदी अरब ने भी 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान किया। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स इसके जो कहे गए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा है कि दुनिया जो है वो अफगान अवाम को और तालिबान को अलग अलग करके देखे। क्या कहा इमरान खान साहब? My big worry is that unless action is taken immediately, and I mean immediately,
because we've been saying this for now 2-3 months. Unless action is taken immediately, Afghanistan is heading for chaos. पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस मौके पर बात की। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वो भी आप। We could create a vehicle within the OIC to channel immediate and sustained humanitarian and financial support to the Afghan people. We should agree to increase investment in the people of Afghanistan. A group of experts be established to consider ways and means to facilitate Afghanistan's access to legitimate banking services. पिछले हफ्ते जब हम मसला अफगानिस्तान पर बात कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि ये खदशा है कि 97% आबादी अफगानिस्तान की जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकती है अगर ये इंसानी आलमिया बिगड़ गया और जो कि जन्म ले चुका है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 60% लोग जो हैं वो भूख का शिकार है। और जब मैं कहता हूँ 60% तो ये 2 करोड़ 28 लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है अफगानिस्तान में। 32 लाख बच्चे, 7 लाख हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन इसके अंदर शामिल हैं। जनवरी से सितंबर 2021 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 6,65,000 लोग बेघर हुए हैं और इससे पहले जो सिचुएशन रही है अफगानिस्तान की उसकी वजह से तकरीबन 29 लाख लोग बेघर हो चुके हैं अफगानिस्तान में। हमें ज्वाइन किया है जनरल अमजद साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि जो फंड्स के ऐलानात हो रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, क्या इससे अफगानिस्तान के मसाइल का मुस्तकिल तौर पर आपके ख्याल में हल हो सकता है? देखिए, इसमें जो प्रपोजल या पाकिस्तान ने जो रोड मैप बना के दिया उसमें एक शिक ये थी कि इनकी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और टेक्निकल ट्रेनिंग सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, प्लस इनकी कुछ उन्होंने और इकोनॉमी के बारे में कि इनकी इस्तेदाद बढ़ाई जाए इनकी, ताकि ये टेररिज्म वगैरह जो है उसको फाइट कर सकें। ये वो एलिमेंट्स हैं चंद एक जिनके जरिए इनको थोड़ी बेहतरी आ सकती है जो कि लंबे वक्त के लिए हो, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा। लिहाजा इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ये है कि इनको हो सकता है 6-8 महीने, साल इनका बेहतर गुजार दे, लेकिन अल्टीमेटली जब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कि इनकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि ये इस काबिल हो सकते हैं कि अपने आप को संभाल सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैसे अब ये अफगानिस्तान की मईशत जो है, परमानेंट सोल्यूशन तो यही है ना जी कि अफगानिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जाए तो फिर अफगान लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इतफाक किया गया इजलास में वो भी इस बात पे किया गया कि बैंकिंग चैनल्स खोले जाएं। तो जब तक ये बैंकिंग चैनल्स बंद हैं मईशत कैसे मुस्तहकम हो सकती है? और इसके लिए क्या OIC ये जो इजलास हुआ है जितने भी ममालिक इसमें शामिल थे, आलमी बरादरी को कन्विंस करना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के हवाले से बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह को खोलें? देखिए, होना ये है कि ये अल्टीमेटली अमेरिका को एड्रेस करेंगे, ये जो बाइडेन को कांटेक्ट करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जनाब बैंकिंग सेक्टर को फॉर अ सर्टेन पीरियड आप सैंक्शन से बरी कर दें। अब वो करते ही नहीं करते, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इस मामले में देखना ये है कि अमेरिका के अपने इस खित्ते के डिजाइन हैं क्या, वो अचीव क्या करना चाहते हैं। वो आपको कहते हैं कि जनाब औरतों के हुकूक होने चाहिए, औरतों का और दूसरे भी हुकूक जो आम लोगों के हैं। उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि जनाब वो जो पिछली इनकी फौज थी उसमें से 72 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ये वो सारी कहानियां, लेकिन इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कि आज लोग वहां पे एन मास मरने के लिए उनके हालात पैदा हो रहे हैं जहां वो जिंदा रहना मसला होगा। तो इंसान का सबसे बड़ा इंसानी हक जो है वो उसकी जिंदगी है कि जिंदा रहना। वो तो आप दे नहीं रहे, तो बात कर रहे हैं आप औरतों के हकूक की। कोई जिंदा बचेगा तो औरतें भी होंगी, जिंदा बची तो वो अपने हकूक की को बात होगी। तो आज तो मसला उनकी रोटी का है, तो वो उनके पैसे भी रोक के बैठे हुए हैं और बड़े खामोश हैं, पाबंदियां लगा के आराम से बैठे हुए हैं जी, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ये वो ड्रामा है जिससे नजर आता है कि अमेरिका सीरियस नहीं है इस मामले में। उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, उनका अपना मसला है। वो इस खित्ते को हो सकता है कि डिस्टेबलाइज रखना चाहते हो सकता है कि उनकी नीयत ये हो कि इनकी स्टार्वेशन इतनी बढ़ जाए कि इनके अपने अवाम जो है वो तालिबान के खिलाफ खड़े हो जाए।
और जो 20 साल हम लड़ाई लड़के हासिल नहीं कर सके, अवाम जो है वो इनको उठा के बाहर मारे तो उससे मसला हल हो जाए। अवाम कहें कि जनाब वो पिछली हुकूमतें थी, ठीक है अमेरिका था जो भी था, तो हम भूखे तो नहीं मरते थे, अब ये आ गए तो हम भूखे मर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनके अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रीजन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसमें बड़ा शक है मुझे तो, वरना तो इसमें कोई साइंस नहीं है। ये तो नजर आ रहा है कि क्राइसिस वहां पे मौजूद हैं, तो क्या अमेरिका ही बिल्कुल इतना बेबहरा है कि उसको नहीं पता? अच्छा, ये इजलास में जैन साहब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा कि दुनिया अफगान अवाम को और तालिबान को अलग करके देखे। आपको लगता है कि इस पे कन्विंस कर सकेंगे आलमी बिरादरी को, और क्या OIC के तमाम ममालिक इस पे कन्विंस्ड होंगे कि जी अफगान अवाम को तालिबान से अलग करके देखें, और क्या तालिबान की हुकूमत को इंगेज किए बगैर अफगानिस्तान के मसाइल का कोई हल निकल सकता है? देखिए, जहां तक कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ताल्लुक है, वो तालिबान से हटके की जा सकती है। यूनाइटेड नेशन अपने चैनल्स वहां क्रिएट कर सकता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कर सकता है। ये चीजें जो हैं, ये कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बजाय तालिबान के हाथ में पैसा या अजनास जो भी देना है वो उनके हाथ में देने की बजाय वो डायरेक्ट अवाम में पहुंचाना शुरू कर दे। वो मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन बैंकिंग चैनल्स को खोलना इसलिए भी जरूरी है कि जो डोनेशंस आएंगे, जो पैसा खर्च किया जाएगा वहां पे अफगानिस्तान में, वो बैंकों के जरिए होगा। ज्यादा बैंकिंग चैनल को तो हर सूरत खोलना होगा, वरना कोई डोनेशन आ नहीं सकेंगे। और जहां तक ताल्लुक है तालिबान को एंगेज करने का, वो एंगेज करने की जरूरत है 2-3 चीजों के लिए। एक तो ये ख्याल है कि उनकी अपनी इस्तेदाद यानी उनकी अहलियत, कैपेसिटी बिल्ड की जाए, जिससे कि वो टेररिज्म खुद फाइट कर सके। क्योंकि जब हमने उनसे एग्रीमेंट करके उनको जवाबदेह कर दिया कि ये आपकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ, लेकिन उनकी अहलियत अगर नहीं है तो वो खुद भी उसकी मार खा जाएंगे, खुद भी टेररिज्म को उनको सहना पड़ेगा और दुनिया के लिए भी वो मसला बना रहेगा। तो ये जरूरी है कि पहले उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए ताकि वो टेररिज्म को खुद लड़ सकें। वो वार्निंग देंगे लोगों को कि भाई यहाँ कोई टेररिज्म ना करे, लेकिन कोई मान गया तो ठीक, नहीं माना तो फिर वो बदौरे अपनी गन के जरिए फिर उनको रोकेंगे। दूसरा इशू है नार्कोटिक्स का। जब आप इकोनॉमी बिल्ड नहीं होने देंगे, लोगों की जेबों में पैसा नहीं होगा, तो वो लाजमन पॉपी ग्रोइंग करेंगे और नार्कोटिक्स की तरफ जाएंगे, जिससे उनको इजी इनकम मिल जाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनको इस स्टेज के ऊपर एंगेज किया जाए ताकि वहां पे कम से कम उनको इतना पैसा उनके पास हो कि वो लोगों को आम रोजगार दे सकें, तनख्वाहें दे सकें लोगों की, ताकि कुछ मार्केट में पैसा चलना शुरू हो और लोगों को रोका जाए। अगर कि जी आप नार्कोटिक्स या पॉपी ग्रोइंग नहीं करेंगे तो कोई रीजन हो, कोई उनको नजर आए कि वाकई हम जिंदा रह सकते हैं उसके बगैर। लेकिन अगर उनको ये नजर आए कि पॉपी ग्रोइंग के बगैर हम रह ही नहीं सकते, तो फिर सारी दुनिया भुगतेगी, क्योंकि वो तो फिर इधर उधर स्मगलिंग करेंगे इन चीजों की। आपको ये भी लगता है कि तालिबान हुकूमत की तरफ से भी कोई लचक दिखाई जाएगी? जो आलमी बिरादरी के कंसर्न्स हैं जिनके हवाले से वो कहते हैं कि जी इस वजह से हमने अफगानिस्तान पर इस वक्त पाबंदी लगाई है क्योंकि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है जो हुकूक निस्वां के ख़िलाफ़ है, ख़वातीन की बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ है। तो आपको लगता है कि तालिबान हुकूमत की तरफ से भी कोई लचक दिखाई जाएगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली? देखिए, दो चीज़ें जहाँ तक हुकूक निस्वां का ताल्लुक है, वो प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे कहा कि बाज़ चीजें तो ये कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन उससे आगे इनका अपना माशरा इजाजत नहीं देता। एक कल्चर है जो कि सोसाइटी का है, तो ये उससे फिर नहीं सकते। लिहाजा वहां तो जो मैक्सिमम वो कर सकते हैं वो उनसे एक्सपेक्ट करके उसके बाद एक लिमिट होनी चाहिए जहां दुनिया ये समझे कि वाकई इस सोसाइटी में इससे आगे एक्सेप्टेबल नहीं होगी चीजें। लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जहां इंक्लूसिव गवर्नमेंट की हम बात करते हैं वो उनको करना पड़ेगा। वजह ये है कि आज जो हुकूमत वहां पे है ये कोई इलेक्शन के बलबूते तो आई नहीं, तो दुनिया उसको कैसे मान ले कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है अफगानिस्तान। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि इलेक्शन होते, और अगर इलेक्शन नहीं आप करवा रहे तो फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शेयर दें पावर में। तो अगर रिप्रेजेंटेशन, आपको लगता है कि तालिबान इलेक्शन करवाएंगे अफगानिस्तान में? वो नहीं कराएंगे, लेकिन उनका अपना तरीकाकार होगा मजलिस शूरा वगैरह बनाने का।
लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको तभी रिकॉग्निशन देगी या उनकी बात को तब सुनेगी। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।